नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सचान सुंदर आप सबका स्वागत और अभिवादन करती हूँ सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सबको विदित ही है, इस यूट्यूब चैनल में हम सुमति जी की द्वारा रचित कहानियां सुनते हैं। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ सुमति जी के प्रथम कहानी संग्रह घटना चक्र में संकलित उनकी कहानी दाह संस्कार को लेकर। घटना चक्र के विषय में हम आप सबसे बात कर चुके हैं जब मैंने इसी संकलन में संकलित उनकी प्रथम कहानी एक जैसी छत का इससे पूर्व वाचन किया था। तो आज सीधे जुड़ते हैं कहानी दाह संस्कार से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपने ही ऊपर क्रोध आ गया है, ये भी कोई बात हुई? वो यूं ही फिजूल में चहकने लगती है। अरे भाई, दीदी आ रही हैं पूरे 2 साल बाद, तो ठीक है ना। कॉलेज से लौटने के बाद मम्मी ने पत्र थमाते हुए जब ये खबर दी तो वो झूम कर मम्मी के गले से लटक गई थी। सच्ची सच्ची दीदी आ रही हैं, उसने शब्दों को बेवजह खींचा था। तब तो मौज रहेगी। पर कमरे में आते ही टेलीफोन को देखकर सारा का सारा उत्साह कापूर हो गया। मम्मी ने बताया था दीदी इस बार अकेली आ रही हैं टिंकू के साथ। मतलब ये हुआ दीदी उसी के साथ इस कमरे में ठहरेंगी, अकेली वो रहती नहीं है। दिन भर यहीं रहेंगी। फोन वोन का चक्कर खत्म। दीदी के जो कान है ना, सांप की तरह आहट भापते हैं। उसे खीज हो आई। अब मम्मी से क्या बहाना बनाए कि दीदी उनके कमरे में ठहर जाएं। अपनी प्राइवेसी का यूं छीनना उसे नागवार लगा था। प्राइवेसी, वो इस क्षण के लिए कितना तरसती है। उसका मन अक्सर होता है कि इस घर में उसके सिवा कोई ना हो। बस वो, एक नोटबुक, टेलीफोन और रेडियो। दिवा स्वप्नों में कितनी बार इस स्थिति को वो तरह तरह से जी चुकी है, पर ऐसा क्षण उसकी जिंदगी में आता बहुत कम है। और उस क्षण वो बेहद भावुक बन जाती है। सारे तर्कों के नकाब को उखाड़ फेंकती है। इन क्षणों को वो हमेशा दुलरा कर सहेज लेना चाहती है, पर कहाँ छिपाएगी और कैसे? मम्मी की घाघ आंखें। आज दोपहर मम्मी और पापा दोनों माथुर अंकल के यहाँ गए थे। जानते हो, पूरे घर में अकेली थी मैं। तपन को ये सूचना देती हुई वो इठलाई थी। हाँ तो कैसा लगा? उसे छेड़ने के लहजे में कहा था उसने। वो एक क्षण के लिए चुप लगा गई थी। जानते हो, मैं खूब तेज रेडियो बजाकर खिड़की के पास खड़ी रही। ऐसे समय में ना, चवन्नी छाप विरह गीतों में भी एकाकार हो जाने को मन चाहता है। लगा मैं ही हूं जो आवाज में कशिश भरकर तुम्हें पुकार रही हूं और तुम जादू में बंधे चले आओगे। सुनते ही वो हंस पड़ा था बेतहाशा। तो फोन क्यों नहीं कर लिया? बड़ा ही वाजिब सवाल फेंका था उसने। मन नहीं हुआ। उसने तटस्थ होना चाहा था। अक्सर वो इसके इस बेतुके और बेगैरत मन पर बिगड़ पड़ता है, पर उसे मालूम है कि महीनों फोन ना भी किया जाए तो भी विश्वास कहीं नहीं टूटता। स्वीकृति के ना होने पर भी एहसासों के सहारे वे जी लेते हैं। मन,
ओह, कितनी बार इस मन ने कितना कितना परेशान किया है उसे। अकेले में क्या क्या कर गुजरना चाहती है वो। अकेले कॉफी हाउस की भीड़ में सारी सवालियां नजरों को झेलते हुए चुस्की लेना चाहती है। अकेले कनॉट प्लेस में फव्वारों की नरम बौछारों को झेलना हो, या फिर रात भर छत पर टहलकर गुनगुनाते रहना। वो सब कुछ अकेली ही करना चाहती है। मीतू कहती है कि 18 वर्ष की उम्र में ऐसे ख्यालात बड़े स्वाभाविक होते हैं, या फिर जब प्रेम प्रेम के चक्कर में आदमी पड़ गया हो तब। मीतू भी ना फिजूल बम्बैया बातें करती है। छोड़ो इन ख्यालातों को, उसने सिर झटक लिया। दीदी आ रही हैं सुबह, तब देखी जाएगी। पहले कमरा तो ठीक ठाक कर ले, बड़ी सफाई पसंद है दीदी। आते ही 2-4 झाड़ सुना देंगी तो सारा उत्साह यूं ही झड़ जाएगा उसका। खाने से जल्दी निपटकर वो कमरे में आ गई। मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। पापा तो 10 से पहले नहीं लौटते। उसे खीज आती है और कभी कभी हंसी भी। पापा की भूख और मम्मी की भूख यूं एकाकार कैसे हो जाती है। मम्मी की जैसे अपनी कोई अलग जिंदगी ही नहीं है। हर समय पापा के लिए खटते रहो। उसे लगा बस वो मजे में है। उसे न किसी के लिए प्रतिबद्ध होना है, न किसी के लिए यूं बेमतलब इंतजार ही करना है। उसे सहसा दीदी की याद आ गई। वो भी कुछ ऐसी ही हो गई होंगी। उसे लगा वो दीदी या माँ को एक नाम दे दे। इन्हीं को क्यों, इस पूरे समूह को। पर ऐसा नहीं कर पाती वो। शब्द उसे नहीं मिल पाते। कितनी अजीब बात है, वो शब्दों के पीछे भागने लगी है, वरना उसे तो जिंदगी के पीछे भागना चाहिए था ना। तपन कहता है सुख जहां भी हो उसे बाल से खींचो और अपने साथ ले चलो। पर वो ऐसी सुलझी जिंदगी नहीं चाहती। घसीट कर किसी को ले चलने में उसका बिल्कुल विश्वास नहीं है। उसने किताब खोल ली। काव्य शास्त्र के सिद्धांत पढ़ते पढ़ते सहसा सारा का सारा सौंदर्य बोध सिमट कर फोन पर पसरने लगा। उसे लगा वो आज उसे फोन पर दीदी के आने की सूचना तो दे दे। सूचना? अरे सूचना नहीं, चेतावनी। उसका मन हुआ वो हंस दे। उसने नंबर घुमाया। पहली ही घंटी पर उधर फोन उठा लिया गया। तपन, उसने धीमे से कहा। क्या हुआ सुमी? कोई कविता वविता पढ़ रही थी क्या? आवाज इतनी सुस्त क्यों हो गई? सुनो, कल दीदी आ रही हैं पूरे 1 हफ्ते के लिए। हाँ तो? वो शायद अनजान बनना चाहता था। उसे चिढ़ हो आई। वो शब्दों को प्रयोग करने में बड़ी इकोनॉमी बरतता है। उसे उसके संतुलन पर खीज हो आती है। तो क्या, अचार मीठा है? उसने जोर से कहा। आए? उसकी हंसी सुनाई दी। मैं 1 हफ्ते तक फोन नहीं कर पाऊंगी। मौका लगे तो मैं ही कर दूंगी, तुम मत करना प्लीज। वो चुप था। उसे लगा ज्यादती हो गई। मनाना उसका फर्ज है। तपन, उसने दुलार से कहा, सोचो तो, हफ्ते तक भला मैं क्या करूंगी तुम्हारी आवाज के बिना? बस सारी बातों को जुगलाती रहना, उसने संजीदगी से कहा। माँ की आहट सुनाई दी। उसने झट फोन रख दिया और चादर तान कर लेट गई। माँ की आहट कमरे के दरवाजे तक आई है। बत्ती गुल हो गई और माँ की आहट भी दूर। उसने इत्मीनान से करवट बदली।
तपन से पूरी बात नहीं हो पाई। पता नहीं क्या सोचता होगा। वो खुद अपनी कायरता पर झल्ला जाती है। कितनी ही बोल्ड बनने का अभिनय क्यों न कर ले, मां के सामने सारा का सारा साहस धरा रह जाता है, ठीक दीदी की तरह। उसे दीदी पर सहसा दया आ गई थी। अनंत और दीदी के बीच पनपते उस अनजान मोह को समझने की उम्र में वो आ गई थी। उसे लगा था इसका अंत ठीक किसी हिंदी फिल्म की तरह होगा। अनंत भाई साहब अपने उद्योगपति बाप को खरे शब्दों में दीदी के चुनाव का निर्णय देते हुए घर से निकल जाने या जायदाद में हिस्सा ना लेने की धमकी देंगे। इधर दीदी अनशन करेगी, बिना खाए और धारदार रोती रहेगी। अंत में दोनों के मम्मी पापा प्रेम की शक्ति के सामने सिर झुका देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब जीजा जी उन्हें देखने आ रहे थे तो दीदी का चेहरा धूप की वजह से उतरे रंग वाली साड़ी की तरह हो गया था। उसने 3-4 बार दीदी को विश्वास दिलाते हुए मां के सामने सब कुछ खुलकर बता देने की अनुमति मांगी थी, पर दीदी ने उसे टोक दिया था। कारण वो नहीं बता पाई थी। पर अगले दिन जब डाक से अनंत के विवाह का कार्ड मिला तो उसने दीदी को गहरी नजर से देखा था। सारा का सारा किस्सा किसी मध्यम वर्गीय प्रेम की तरह फिस हो गया था। दीदी की शादी तय हो गई थी और जीजा जी की योग्यता थी पुश्तैनी धन और इंजीनियरिंग की डिग्री। उसे लगा दिन रात नई कविता और लगातार कहानी में रचने बसने वाली दीदी का दाह संस्कार हुआ है। अपनी बेतुकी कल्पना पर वो नाखुश भी थी, पर कर भी क्या सकती थी। उसने दीदी को बता देना चाहा था, पर जाने क्यों शब्दों को जब्त कर लिया था। दीदी को लाल जोड़े में विदा किया था। पता नहीं कल कौन सी साड़ी पहने होंगी वो। शायद मोटी भी हो गई होंगी। घूमना फिरना तो फिलहाल टिंकू की वजह से बंद ही होगा उनका, वरना दीदी तो कॉलेज से लौटती बस एक न एक कार्यक्रम तैयार रहता। कभी कोई गोष्ठी, तो कभी पेंटिंग एग्जीबिशन, तो कभी कोई नाटक। कहती थी खुद वे एक दिन अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाएंगी। अब पिछले 2 वर्षों में दीदी के पत्र आते जरूर हैं, पर कोई खास छाप नहीं होती उनमें दीदी की। दीदी की लच्छेदार भाषा का आनंद जैसे वो भूल ही गई है। बस एक ही ढर्रे की चिट्ठी होती है, मैं खुश हूं, ये भी स्वस्थ है। अम्मा और बाबूजी फलां जगह गए थे, फलां तारीख को लौटेंगे। या फिर नींबू का अचार डालने के नुस्खे वगैरह। लगता था कोई एक नमूना है जिसे हर बार कागज पर उतार कर भेजती रही हैं दीदी। पत्रों में वो दीदी को खोजती खोजती थक गई थी। उसे लगा वो उन्हें पहचान ही नहीं पाएगी। सोचते सोचते उसकी आंख झपकने लगी। सुबह आंख खुली तो खिड़की से झांकती धूप पूरे तीखेपन के साथ उसकी आंखों में उतर गई थी। अरे बाप रे, इतनी देर हो गई! वो घबरा उठी। इस खुशनुमा सुबह को कितनी बार कितनी तरह से जिया है उसने, पर आज उसके तीखेपन ने उसे स्तब्ध कर दिया था। वो सीधी बाथरूम में चली गई। बाहर मम्मी तैयार थी। पापा दीदी को लेने स्टेशन गए हुए थे और मम्मी अंदर से बाहर चहलकदमी कर रही थी। पेस्ट करते वक्त उसे बाहर दीदी की आवाज सुनाई दी। जल्दी से कुल्ला कर भागती हुई वो बाहर पहुंची।
मम्मी दीदी को गले से चिपकाकर पनिया रही थी और पता नहीं क्यों दीदी को देखकर उसे लगा जैसे इस बार वो बेटी बनकर नहीं, जीजा जी का पत्नीत्व ढोती हुई चली आ रही है। कहाँ गया वो उत्साह, वो चंचलता? सब कुछ उनके चेहरे की झुर्रियों की शक्ल में बदल गया था और उनके चेहरे में पत्नी वाली जड़ता आ गई थी। तारीखें पति से पूछकर याद रखती हैं या दोपहर में ऊन का गोला लिए आस्तीन घटाती हुई शाम को पति के आते ही नाप कर संतुष्ट होने वाली आम पत्नी। उसे लगा वो दीदी को एक और विशेषण देना चाहती है। दीदी ने उसे देखा और मुस्कुरा भर दिया। कैसी हो सुमी? बड़ा ही औपचारिक सा सवाल, और वो खुद उस औपचारिकता को शब्द देना चाहती थी। उसे लगा कि अब विशेषण जरूरी हो गया है। उसे लगा वो बाहर जाकर तपन को फोन करे और दीदी की बात उससे कहे, पर फायदा क्या होगा? वो संग देगा या फिर नारी की मुक्ति पर एक जोरदार फलसफा जड़ देगा? दीदी से फिर सुबह बातें नहीं हो पाई। दीदी मां से चिपकी रही, नहाई धोई, फिर आधा घंटा पूजा घर में रही। उन्हें झुककर नमस्ते करते देख उसे ताज्जुब हुआ। नानी मां नहा धोकर पूजन के समय छूत पात बरतती थी तो यही दीदी जानबूझकर उन्हें छूकर तंग किया करती थी। अब देखो तो किस तरह की पंडिताइन बन गई है। वो उन्हें छेड़ेगी जरूर, लेकिन लगा दीदी ने सारी पुरानी आदतों को धो डाला है। पहले जितनी भी रॉ आदतें थीं उन्हें सलीके से काट छांट लिया है ताकि ससुराल वाले उन्हें अच्छी बहू कह सकें और पति अपनी अच्छी पत्नी पर नाज कर सके। दोपहर को छत पर दीदी के पास बैठने का मौका मिल गया। टिंकू पास में खेल रहा था और वे मुग्ध उसे देख रही थी। जीजा जी तुम्हें खूब प्यार करते हैं ना दीदी? उसने यूं ही पूछा था। हाँ, वो कुछ देर तक मौन रहने के बाद सूखी हंसी हंसते हुए बोली थी। अनंत से भी ज्यादा, सहसा उसके मुख से निकल गया था। दीदी का चेहरा उतर गया था। लगा कहीं इस शब्द ने अंतर मन के किसी परत को उघाड़ कर रख दिया हो। ऐसा नहीं सोचती मैं, फिर ऐसा सोचना ठीक भी नहीं है, मैं धीमे से बोली थी। उसे लगा दीदी पूरे प्रयास के साथ अपने को पत्नी सिद्ध करना चाहती हैं। उन्हें सहसा ये सब पाप क्यों लगने लगा? तुम दकियानूस कब से हो गई दीदी? 7 फेरे अग्नि के चारों ओर ले लिए, सिर्फ इसी से तुम जीजाजी की संपत्ति हो गई? तुम जैसे खुद में कुछ भी नहीं हो। वो तीखी हो उठी थी। दीदी शांत बनी रही, पर उसे साफ लगा दीदी शांत बनने का अभिनय बखूबी निभा रही हैं। तो नाटकों में भाग लेकर झंडे गाड़ देने की एम्बिशंस इस तरह से पूरी हो रही है। वो कुछ बोलती, उससे पहले ही दीदी सहसा बोल उठी। सुमी, संस्कारों की हम कितनी खिल्ली उड़ाते थे ना, ये तो तुम जानती ही हो। पर सच कहूं, कहीं ना कहीं ये भीतर से आदमी को बेहद कमजोर बना देते हैं। इतना कमजोर कि वो चाह कर भी विद्रोह नहीं कर पाता। सब भीतर ही कुनमुना कर रह जाता है। दीदी रुक रुक कर बोल रही थी, मानो उनका बोलने का अभ्यास ही छूट गया। उसने पूछना चाहा था, पर दीदी को
तकलीफ दे प्रश्न कर वो परेशान नहीं करना चाहती थी। दीदी की गिरी सेहत, बदली हुई रुचियों और चेहरे के पकेपन से कोई भी उनके वैवाहिक जीवन का अंदाजा लगा सकता है। दीदी चुपचाप रेलिंग के सहारे झुककर नीचे देखने लगी थी और वो चुपचाप उनकी नंगी पीठ देखती रही थी। उनकी कमर का सुंदर कटाव अब भद्दी काली झुर्रियों में बदल गया था। उसे बेहद आश्चर्य हुआ था दीदी को विविध भारती सुनते देखकर। आजकल फिल्में कौन सी लगी हैं? उनके प्रश्न पर जब वो चौंक कर उनकी ओर देखने लगी थी तो वे भी कुछ विचलित हो उठी थी। यही दीदी थी, यही दीदी जिन्हें फिल्मों से चिढ़ थी, जमकर क्लासिकल सीखा करती थी। रविंद्र संगीत का भी शौक चल रहा था। उसे तो उपदेश पिला पिलाकर साहित्यिक रुचियों की ओर घसीट ही लिया था उन्होंने, और अब खुद तमाशा देख रही हैं। मेरी दुविधा को भांपती सी बोली, जानती हो सुमी, उन्हें फिल्मों से बड़ा लगाव है। मुझे भी आदत पड़ गई। आदत पड़ गई है, वो लगभग चिल्लाती हुई बोली थी। वे कुछ देर साड़ी में पड़ी सलवटों को सहलाती रहीं, फिर बोली, तुम्हें नाराजगी जरूर होती होगी सुमी, पर क्या करूं? पहले मैं भी तो तुम्हारी तरह ही सोचा करती थी ना, पर अब आदी हो गई हूं। तुम्हें याद है ना, जब राजीव मामा की टांग युद्ध में बेकार हो गई थी तो हम कितना रोए थे। अब उनका जीवन उस लंगड़ेपन का आदी हो गया है। कहीं ना कहीं मेरा जीवन भी लंगड़ा रहा है सुमी। दीदी बेहद भीग गई थी। वो चुपचाप सुनती रही थी। उसे इतनी भी सुध नहीं रही थी कि दीदी को थाम कर आश्वस्ति के 4 शब्द कह दे। वो उठकर चली आई थी वहां से। वो स्वयं इतनी उदास हो गई थी कि बस खाने तक का मूड नहीं हुआ उसका, और वो चुपचाप बेड पर चली गई। दिन भर दीदी के साथ गुजारते गुजारते उसे लगा कहीं वो भी कवलित हो गई है। उसकी अनियमित स्वच्छंदता छीन ली गई है, और अभी अभी वो जो बिन खाए लेट गई है वो भी किसी की प्रतीक्षा में। उसे लगा कि वो उठकर खा ले, पर चौका बंद हो गया था और दीदी अगले कमरे में मम्मी पापा से बात कर रही थी। उसे लगा वो फोन पर जो कुछ नहीं कह पाई है एक लंबे पृष्ठ पर उतार ले। उसने कलम उठा लिया। तपन को लिखते लिखते सहसा वो तपन के विषय में सोचने लगी। उसका पति पात्र कैसा होगा? हूबहू जीजाजी सा, या फिर वो कोई दूसरा उदाहरण नहीं खोज पाई। तो क्या तपन भी जीजाजी की तरह सुबह अखबार पढ़ा करेगा, फिर ब्रेकफास्ट दफ्तर, लंच दफ्तर, फिर शाम को लौटकर उस बात को लेकर डांटना, और फिर रात को उसके आंसुओं को पोंछकर अपना अधिकार जमाना। बस यही कुछ करेगा क्या? वो कुछ सोच नहीं पाई थी। शायद तपन उनमें से एक ना हो। बेहतरीन दोस्त की तरह समझौते वाली जिंदगी भी तो जी सकती है ना वो। पर उसने निश्चय किया, जो भी हो, अब की अविवाहित जिंदगी कहीं बेहतर है। क्या कर रही हो सुमी? उसने दीदी को चौंक कर देखा। वो कुछ खुश नजर आ रही थी। टिंकू को बिस्तर पर लेटाती हुई वो बैठ गई। कुछ नहीं, यूं ही कुछ लिख रही थी, उसने घबराहट छिपाते हुए कहा। क्या? दीदी शायद आज जानने के मूड में थी।
या अपनी खोल से निकलकर कुछ देर खुश होकर जी लेने की जिद भी हो सकती है उसकी है। कुछ भी, पर तुम्हारी तरह राशन का हिसाब नहीं, या फिर टिंकू या जीजाजी के स्वेटर के नमूने नहीं, समझी? पता नहीं क्यों उसके स्वर में कड़वाहट भर आई थी। दीदी हंस पड़ी। जनाब, वो दिन दूर नहीं जब आप भी यही सब करेंगे और ये छायावादी मूड जो है ना, धरा रह जाएगा। अच्छा, तो दीदी कमरे से खासी खबर लेकर आई हैं। आज शाम से ही गोष्ठी चल रही थी। कुछ उत्सुक होकर पूछने का उसका मन ही नहीं हुआ। सुमी, पापा मम्मी को संदीप बड़ा पसंद आया है। जानती हो ना, वो मेरी ननद का लड़का, देखा भाला है, अच्छा है। और फिर शादी के बाद ना जिंदगी सद जाती है। वो पुरखिन बन गई थी। उनके भीतर माँ और दादी कुल बुला रही थी। पर मुझे तो जिंदगी नहीं साधनी। हम इस भटकाव में ही ठीक हैं। आखिर पंचुएशन का भी अपना मजा है ना। कहीं भी डॉट और कॉमा लगाते चले जाओ अपनी इच्छा से। ये तो नहीं होता कि चल रहे हैं आगे, किसी पति के नाम के जीव ने सेमीकोलन लगा दिया तो लटक गए। पता नहीं क्यों वो आजकल बहुत व्याकरणात्मक ढंग से सोचने लगी है। दीदी सिर्फ हंस दी थी। दोनों अपनी अपनी पलंग पर लेट गए थे। शायद दीदी अतीत से जुड़ने की कोशिश कर रही थी और वो भविष्य के प्रति संधि पत्र बनाने में जुट गई थी। सहसा अंधेरे को टटोलता हुआ दीदी का स्वर उभर गया। सुमी, सच कहूं, इस तरह की जिंदगी ऊपर से देखो तो अर्थहीन जरूर लगती है, पर अकेलेपन को ढोते ढोते कहीं ना कहीं तुम भी एक निश्चित उम्र के बाद इस जड़ता को ढोने के लिए आतुर हो जाओगी। अब देखो ना, अकेले रहो तो खुद खा लिया, नौकरी पर चले गए, लौटे तो वही खाली दीवारें इंतजार में खड़ी हैं। कभी कभी किसी के लिए खाना बनाना, इंतजार करना भी सुखद लगता है सुमी। किसी ने कहा था ना, जब गले से मिले सारा गिला जाता रहा। दीदी को अंधेरे ने स्वर दे दिए थे। वो मानो अपने को बेहद संतुष्ट साबित करना चाहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? खिसियाया हुआ आदमी अपनी बातों को हर तरह से सिद्ध करना चाहता है। उसने बीच में ही टोक दिया था दीदी को। रात होते ही रोमांटिक हो गई दीदी, और एक बार हंस दी थी। उसे अपनी हंसी क्रूर लगी। तभी तो दीदी चुप हो गई। उन्होंने करवट बदल ली थी। अंधेरे में भी उसने महसूस किया। वो कुछ देर आंखें फाड़कर पलंग की ओर देखती रही और फिर धीमे से आंखें मूंद ली। उसे लगा वो चिड़चिड़ी हो गई है। अपने इस बिखराव का कारण वो नहीं खोज पा रही थी। उस बिंदु को तलाशने लगी उस अंधकार में। खोजते खोजते उसकी आंख लग गई। सुबह टिंकू की चीख से आंख खुल गई। सुबह धुल कर खिली हुई थी। वो धीमे से उठी, फोन की ओर निगाह पड़ गई। उसे लगा काफी दिन गुजर गए फोन छुए हुए। सहसा उसे अपने बिखराव का बिंदु पकड़ में आ गया है। इंतजार में सिमटा हुआ मन बड़ा भकुआ गया है। उसे हंसी आ गई। दीदी और माँ के लिए विशेषणों को तलाशना काफी नहीं होगा। वो खुद विशेषण से रहित है। अच्छा भला क्या कहेंगे उसे जो अविवाहित ही उस जड़ता को ढोने की आदी हो जाए? क्या कहेंगे उससे? नमस्कार, धन्यवाद।